सभी विद्यार्थी को नमस्कार। कल अपन पढ़ रहे थे विज्ञान की अन्य प्रमुख विशेषताएं। उसमें से वैज्ञानिक प्रवृत्ति के बारे में बातचीत कर रहे थे। उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। उसके अंतर्गत सबसे पहले अपन बात देखेंगे तटस्थता या वैयक्तिकता। इसमें अध्ययनकर्ता तटस्थ और निष्पक्ष होकर घटनाओं का अध्ययन करता है और उन्हें ठीक उसी रूप में चित्रित करता है जिस रूप में वे वास्तव में हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपने अध्ययन में वैयक्तिक इच्छा, रुचि, रुझान, पूर्वाग्रह, भय आदि को तनिक भी स्थान नहीं देता है। दूसरा, धैर्य। तथ्यों को एकत्रित करने, उनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने और कार्य यथाशीघ्र समाप्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए धैर्य अत्यंत आवश्यक है। तीसरा, तीव्र लगन तथा पर्यावरण कठिन परिश्रम। प्रकृति के रहस्यों, अपने चारों ओर के संसार, पर्यावरण और विभिन्न सामाजिक घटनाओं को उनके सही रूप में समझने के लिए लगन होने के साथ ही कठिन परिश्रम करने की बलवती इच्छा के बिना विषय की गहराई में नहीं जाया जा सकता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति। अनुसंधानकर्ता को जिज्ञासा युक्त खुले मस्तिष्क से उस समय तक खोज करते रहने या तथ्यों का पता लगाते रहना चाहिए जब तक कि विषय से संबंधित आवश्यक प्रमाण प्राप्त न हो जाए और उनकी परीक्षा न कर ली जाए। रचनात्मक विचार शक्ति। वैज्ञानिकों के लिए केवल तथ्यों को एकत्रित कर लेना मात्र ही काफ़ी नहीं है। उनके मस्तिष्क में तो ये बात घूमती रहनी चाहिए कि आखिर इन तथ्यों का अर्थ क्या है, इनके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और किन सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। सिद्धांतों की खोज की दृष्टि से रचनात्मक विचार शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। अभी तक के विवेचन से स्पष्ट है कि किसी भी विज्ञान के कहलाने के लिए निम्न बातें आवश्यक होती हैं। पहला, तथ्यों को एकत्रित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया हो, अवलोकन विधि को काम में लिया गया हो, अवलोकन तथ्यों का यथावत चित्रण किया हो, अन्य शब्दों में क्या है का स्पष्ट है उल्लेख किया जाने के साथ ही क्या होना चाहिए संबंधी उल्लेख नहीं हो, कार्यक्रम संबंधों की स्पष्टता विवेचना की गई हो, निष्कर्ष प्रामाणिक हो अर्थात उनकी सत्यता की जांच की जा चुकी हो, निष्कर्ष सार्वभौमिक हो, एकत्रित तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती हो। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रवृत्ति की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट अपन अध्ययन करेंगे वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ। विज्ञान की मौलिक विशेषताएं वैज्ञानिक पद्धति ही है। ए वुल्फ कहते हैं कि विस्तृत अर्थों में कोई भी अनुसंधान विधि जिसके द्वारा विज्ञान का निर्माण एवं विस्तार होता है वैज्ञानिक पद्धति कही जाती है।
साधारणतः उस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है जिसमें अध्ययनकर्ता या निष्पक्ष रहकर कि विषय, समस्या या घटना का अध्ययन करता है। इस हेतु वह अवलोकन करता है, प्रश्नावली, साक्षात्कार या किसी अन्य प्रविधि की सहायता से तथ्य संकलित करता है, उनका वर्गीकरण एवं सारणीयन करता है, विश्लेषण एवं व्याख्या करता है, कार्यकारण संबंधों का पता लगाता है, सामान्यीकरण करता है, वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालता है और नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, उनका सत्यापन करता है। इससे उसकी पूर्वानुमान या भविष्यवाणी करने की क्षमता बढ़ जाती है। वैज्ञानिक पद्धति के अर्थ के संबंध में लुनबर्ग ने लिखा है कि व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या, निर्वचन से निर्मित है। इसे अन्य शब्दों में स्पष्ट करते हुए आपने अन्यत्र लिखा है, सामाजिक वैज्ञानिकों में यह स्पष्ट विश्वास दृढ़ हो गया है कि उनके सम्मुख जो समस्याएं हैं उनका हल यदि होता है तो सामाजिक घटनाओं के निष्पक्ष एवं व्यवस्थित निरीक्षण, सत्यापन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण क्या के द्वारा संभव है। कार्ल पियर्सन ने वैज्ञानिक पद्धति की विवेचना 3 प्रमुख विशेषताओं के आधार पर की है। पहला, सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों का वर्गीकरण करती है। क्या विभिन्न तथ्यों के पारस्परिक संबंध और क्रम का निरीक्षण करती है। दूसरा, यह पद्धति रचनात्मक कल्पना के द्वारा वैज्ञानिक नियमों की खोज करती है। दूसरा, नेक्स्ट, यह पद्धति स्वयं किसी विषय की समालोचना करती है तथा सामान्य बुद्धि के सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से उपयोगी होती है। इसलिए हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख विशेषताएं। वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। वस्तुनिष्ठता। वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम शर्त उसका वस्तुनिष्ठ या वैषयिक होना है, अर्थात ये पद्धति व्यक्तिनिष्ठ न होकर वस्तुनिष्ठ होती है। A.W. ग्रीन ने लिखा है कि वस्तुनिष्ठता का आशय किसी तथ्य अथवा प्रमाण की निष्पक्षतापूर्वक जांच करने की इच्छा एवं योग्यता है। सेकंड, तार्किकता। वैज्ञानिक पद्धति की एक अन्य विशेषता उसका तार्किक रूप से सशक्त होना है, क्योंकि इस पद्धति में अर्जित ज्ञान की सत्यता का परीक्षण तर्क की कसौटी पर किया जाता है। संक्षेप में, विज्ञान उच्च प्रमाणों पर खड़ा रहता है। तर्कशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति का अभिन्न अंग है। तर्क की प्रक्रिया के 2 मुख्य भेद हैं, निगमन और आगमन। निगमन वह होता है जिसके अंतर्गत जिसके आधार वाक्यों से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यदि आधार वाक्य सत्य हो तो निष्कर्ष भी अवश्य सत्य होगा। उदाहरण के लिए 2 वाक्य ले लें। क ख से बड़ा है, ख से ग बड़ा है। यदि ये दोनों वाक्य सत्य है तो ये निष्कर्ष अवश्य सत्य होगा, क ग से बड़ा है। निगमन का एक और उदाहरण है जिसे न्याय वाक्य कहा जाता है। सारे मनुष्य मृत्य है। शंकराचार्य एक मनुष्य है, इसलिए शंकराचार्य भी मृत्य है। आगमन का अर्थ है दृष्टांतों के आधार पर सामान्यीकरण, अर्थात कुछ दृष्टांतों में पाई गई बातों को सबके लिए सत्य मानना। जैसे यदि क्षय के किसी रोग को एक दवा दी जाए और वह ठीक हो जाए, और उसी प्रकार क्षय के बहुत से रोगी उस दवा से ठीक हो जाए, तो ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह क्षय रोग की दवा है। हमारा यह निष्कर्ष आगमन द्वारा निकाला हुआ कहा जाएगा। उपकल्पना का निर्माण। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत उपकल्पनाओं या प्राकल्पनाओं का निर्माण होता है। उपकल्पनाएं
समस्या के संभावित हल हैं। अच्छी उपकल्पनाओं का निर्माण अनुभव का कार्य है। उपकल्पनाओं का अच्छा यानी उपयोगी होना तार्किक आधार पर उनके परीक्षण पर निर्भर है। संशयात्मक वैज्ञानिक पद्धति का घनिष्ठ संबंध संशय से है। संशय की प्रकृति वैज्ञानिक पद्धति की अनिवार्य विशेषता है, अर्थात वैज्ञानिक प्रत्येक कार्य संशय से शुरू करते हैं। सामान्यतया वैज्ञानिक पद्धति में सामान्यता के दो आशय हैं। प्रथम, वैज्ञानिक पद्धति समस्त विषयों में सामान्य है, यानी विषय बदल जाने पर भी इस पद्धति का स्वरूप अपरिवर्तित रहता है। दूसरा, विषय से संबंधित सामान्य सत्य की वैज्ञानिक पद्धति है, अतः जो निष्कर्ष निकाला जाता है वह किसी विशिष्ट इकाई पर लागू न होकर सामान्य रूप से लागू होता है। उदाहरण के लिए, जब हम एक छात्र, अध्यापक या मजदूर का अध्ययन करते हैं तब एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में करते हैं। अतः निकाला गया कोई निष्कर्ष इकाई पर नहीं वरन वर्ग पर लागू होना अपेक्षित है। नियंत्रण एवं सत्यापनशीलता वैज्ञानिक पद्धति में पग पग पर अपने को परखने की योजना रहती है। यह व्यवस्था इस प्रकार होती है कि विज्ञानवेत्ता की प्रत्येक क्रिया क्रियान्वित होती रहे तथा सत्यापित होती रहे। यह नियंत्रण और सत्यापन तब तक चलता रहता है जब तक कि वैज्ञानिक तुलना के रूप में अधिक विश्वसनीय परिणामों पर न पहुंच जाए। अमूर्तीकरण एवं सिद्धांत निर्माण वैज्ञानिक पद्धति अमूर्तीकरण तथा सिद्धांतवाद की ओर अग्रसर होती है। अब हम देखेंगे वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं। विभिन्न समाज वैज्ञानिकों के द्वारा वैज्ञानिक विधि के चरण बताए गए हैं। राय जी फ्रांसिस के अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान के विभिन्न चरण निम्न हैं। पहला, समस्या का चुनाव, अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण, प्राकल्पना का निर्माण, अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन की इकाई का निर्धारण, अध्ययन प्रविधियों एवं यंत्रों उपकरण का चुनाव तथा यंत्रों का निर्माण, अवलोकन एवं तथ्यों का संकलन, तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या, सामान्यीकरण, जांच या पुनः परीक्षण तथा भविष्यवाणी। फर्स्ट, सर्वप्रथम अध्ययनकर्ता को किसी समस्या का चुनाव और उससे संबंधित साहित्य या उपलब्ध सूचनाओं का अध्ययन करना होता है। समस्या का चुनाव काफी सोच विचार के पश्चात पूर्व ज्ञान एवं पूर्व अवलोकन को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। सेकंड, समस्या का चुनाव कर लेने के पश्चात अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। ये उद्देश्य सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तत्पश्चात कल्पना का निर्माण किया जाता है। लुनबर्ग के अनुसार प्राकल्पना एक काम चलाऊ निष्कर्ष या सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा करना शेष है। प्राकल्पना अध्ययन की दिशा और उसका क्षेत्र निर्धारित करने में योगदान देती है। अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन की इकाई का निर्धारण वैज्ञानिक पद्धति का एक प्रमुख चरण है। अध्ययन क्षेत्र इस दृष्टि से आवश्यक है कि अध्ययनकर्ता स्वयं ये जान ले कि उसे किसी क्षेत्र का अध्ययन करना है ताकि निर्धारित क्षेत्र पर ही अपना ध्यान एवं कार्य केंद्रित कर वह व्यर्थ की सामग्री एकत्रित करने से बच सके। यदि अध्ययन क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और क्षेत्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना संभव नहीं है तो निदर्शन विधि की सहायता से कुछ इकाइयों का चुनाव भी कर लिया जाता है और उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। क्षेत्र का निर्धारण कर लेने के पश्चात अध्ययन हेतु अध्ययन प्रविधियों एवं उपकरणों का चुनाव किया जाता है। अध्ययन के उद्देश्यों एवं प्रकृति को ध्यान में रखकर यह निश्चित किया जाता है कि उसे वांछित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए साक्षात्कार अथवा प्रश्नावली में से कुछ प्रविधि का प्रयोग करना है। इसी क्रम में क्या वैयक्तिक अध्ययन या किसी अन्य प्रविधि का भी प्रयुक्त प्रविधि या प्रविधियों से संबंधित उपकरण का निर्माण तथा अक्सर उसका पूर्व परीक्षण किया जाता है, जैसे साक्षात्कार अथवा अवलोकन के लिए साक्षात्कार अवलोकन अनुसूची का निर्माण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट अपन कल पढ़ेंगे
जिसमें चयनित प्रविधियों तथा निर्मित उपकरणों के माध्यम से किस प्रकार अध्ययन करते हैं। नमस्कार।